हाय फ्रेंड्स। आज आपके लिए बहुत 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 अच्छी खुशखबरी है कि हम इस वीडियो पर जो है वो राजस्थान बोर्ड की जो क्लास 10th की जो एनसीईआरटी की जो बुक है हिंदी मीडियम की वो स्टार्ट करने वाले हैं और उसको कंप्लीट पढ़ेंगे। आपको अच्छे नोट्स प्रोवाइड होंगे और अच्छे से आपको इस पर समझाएंगे। सबसे बढ़िया बात है कि सारी चीज़ें फ्री है यूट्यूब पे। सो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए ताकि आप इसी तरह से नई नई चीज़ें सीखते रहो। देखो, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स तो चल रहा है। उसका अपन ने कौन सा डे कंप्लीट कर लिया? 5th डे कंप्लीट कर लिया अपन ने। किसका? जो रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है उसका 5th डे जो है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब जो है हम थोड़ा थोड़ा क्लास 10th का पढ़ना स्टार्ट करेंगे हिंदी मीडियम से एनसीईआरटी की बुक को। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को इन चैनल की ज़रूरत है। जो भी बच्चे इस बार 10th में हैं जिनके बोर्ड हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो अच्छे से पढ़ करके अच्छे से नोट्स बना करके अच्छे मार्क्स ला सके क्लास 10th में। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारी एनसीईआरटी की बुक क्लास 10th की। तो जो हमारा अध्याय फर्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा? रासायनिक अभिक्रिया एवं ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसके जो नोट्स हैं वो इस यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यूट्यूब चैनल पे, उस पर टेलीग्राम चैनल की एक लिंक दे रखी है। उस उस लिंक को आप क्लिक करिए और उस टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाइए। वहाँ पर क्या है, मैंने इसके नोट्स शेयर किए। इसके यहाँ तो यूट्यूब पर तो क्या है, अपन वीडियो के माध्यम से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन नोट्स जो है वो आपको उस चैनल पर मिल जाएंगे। 3 चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। सो आप वहाँ पर से नोट्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो है वो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या है चैप्टर? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखो, आप जो है वो बुक खरीद लें और कॉपी पेन हाथ में रखें और बुक खरीदें। जो मैक्सिमम चीज़ें जो बुक में लिखी हुई होती हैं, तो हम जो है वो आप मेरे साथ जो बुक से पढ़ते चलिए और चीज़ों को समझते चलिए। तो देखिए, बेसिक्स होता क्या है कि हमारे जो दैनिक जीवन में क्या होता है कि अलग अलग तरह की परिस्थितियां जो है वो घटित होती हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे अंगूर का किण्वन हो, आप देखते हो। भोजन हम पकाते हैं, हमारा शरीर क्या है, भोजन को पचाता है, यानी भोजन का पकना या फिर भोजन जो है उस भोजन का पचना हमारे शरीर में। इसके अलावा गर्मियों में क्या होता है कि कमरे के ताप पर हम दूध को खुला छोड़ देंगे और हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो ये क्या है, हमारे दैनिक जीवन में क्या होती है, अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें इन परिस्थितियों को समझना होगा, इन परिस्थितियों को विचार करना होगा इन पर। तो देखो क्या होता है कि देखो, इन सभी परिस्थितियों में क्या होता है कि प्रारंभिक वस्तु की जो प्रकृति तथा पहचान क्या होती है, कुछ ना कुछ बदल जाती है। ठीक है, पदार्थ की क्या हो जाता है, यानी भौतिक एवं रासायनिक जो परिवर्तन है उनको हमें इस चैप्टर में समझना है। किसको समझना है? भौतिक एवं जो रासायनिक जो परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तनों को एवं रासायनिक परिवर्तनों को हमें इस चैप्टर में समझना है। देखो, एक्चुअल में हमने पिछले जो चैप्टर में पढ़ा था, पिछली कक्षा में पढ़ा था कि कोई वस्तु है, अगर उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसका मतलब कोई वस्तु है अगर उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, हमें जो है वो केमिकल जो रिएक्शन है, जो केमिकल जो रिएक्शन है
यानी जो रासायनिक जो अभिक्रिया है उसका वास्तविक अर्थ अगर अपन को समझना है तो हमें इस चैप्टर को क्या करना है, समझना है। उसके बाद में देखो चैप्टर में क्या कर रखे हैं, ये प्रैक्टिकल वगैरह दे रखे हैं कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा करना है। यानी मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको अगर अपन ने वायु में दहन किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। याद रखना जो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बना है, क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgO, यानी ऑक्सीजन और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो किसका, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन हुआ है जिसके कारण क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो ये जो है वो हमारे प्रैक्टिकल दे रखा है, क्रियाकलाप 1.1 दे रखा है चैप्टर के अंदर। तो ये जो है वो आप पढ़िए। देखो जब भी हम इस मैग्नीशियम रिबन का दहन करेंगे तो क्या होगा, एक चमकदार श्वेत लोह के साथ में क्या होगा, उस मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और उसके बाद में क्या हो जाएगा, सवतई किस में परिवर्तित हो जाएगा, श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ये किसका चूर्ण है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, MgO2 का। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। देखो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, वायु में देखो ऑक्सीजन उपस्थित है और मैग्नीशियम जो है उसमें रिएक्शन हुई, उसमें रिएक्शन होने के कारण क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, जो किसके साथ जलता है, चमकदार श्वेत लोह के साथ जलता है। ठीक है, यानी हम कब कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, उसकी अवस्था बदलनी चाहिए, उसका कलर बदलना चाहिए, गैस का निकास होना चाहिए, गैस का उत्सर्जन होना चाहिए, या फिर टेम्परेचर में परिवर्तन होना चाहिए। तो जब ये सारी चीजें होंगी तब हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। देखो एक क्रियाकलाप दे रखा है कि चित्र 1.2 में दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। यानी दानेदार जस्ता, जस्ता यानी जिंक, उस पर किसकी रिएक्शन करवाई है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और जस्ता यानी जिंक, इनकी रिएक्शन कराने पर किसका निर्माण हुआ है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। कैसे हुआ है देखो उसको समझो एक बार। क्या हुआ है देखो, जिंक और किस पर, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन हुई है जिसके कारण क्या बना है, जिंक सल्फेट ZnSO4 बना है और H2 गैस बाहर निकली है। तो ये H2 गैस का निर्माण हुआ ना, यही तो कह रहा है इस प्रैक्टिकल 1.2 में कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या बना है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण है। ये देखो चित्र में हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकल रही है, ये जो प्रैक्टिकल हमने किया है इसकी मदद से, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या डाल रखा है, दानेदार जस्ता डाल रखा है जिसकी मदद से क्या हुआ है, H2 गैस का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब जो है वो मेन पॉइंट अब आता है। ये तो जो है वो बेसिक्स चीजें थी इस रिएक्शन की, इस चैप्टर की बेसिक चीजें थी। अब जो है वो चैप्टर अब स्टार्ट होता है। चैप्टर में क्या है कि रासायनिक समीकरण, क्या है पॉइंट अब, रासायनिक समीकरण, ये है चैप्टर। देखो यही बात वापस से बोली कि मैग्नीशियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करवाई गई है तो क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, देखो क्या बोला गया है, याद रखना कि जो मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं। याद रखना कि जो मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है उनमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं, उनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसके कारण मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। ये देखो ये मेन पॉइंट है, इस ऐसी ऐसी बातों को पढ़ना है इस चैप्टर में कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन में क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ है जिसके कारण क्या है, अभिकारक है। और जो इन 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 इनसे क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो ये क्या बन गया, उत्पाद बना है यानी प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट। अभिकारक से क्या बना है, प्रोडक्ट बना। ठीक है,
समझ में आ गई कि अभिकारक और उत्पाद की डेफिनेशन मिल गई हमें यहाँ से। बाद देखो कि एक रासायनिक समी, देखो ये देखो, ये मैंने एक तीर का चिन्ह लगाया, यानी जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो हम उस बीच में क्या लगाते हैं, एक तीर का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में देखो प्लस का चिन्ह, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यानी अभिकारक है, इनके बीच में रिएक्शन हो रही है, तो इनके बीच में रिएक्शन को हम किससे दर्शाएंगे, योग के चिन्ह से दर्शाएंगे, यानी प्लस के चिन्ह से दर्शाएंगे, यानी। और इनको कौन सी साइड लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी बाईं ओर लिखा जाता है। और प्रोडक्ट को कौन सी साइड लिखा जाता है, राइट साइड, यानी कौन सी तरफ लिखा जाता है, दाईं तरफ लिखा जाता है, यानी सीधे हाथ की तरफ लिखा जाता है। चीजें समझ में आ गई। और याद रखना, जो तीर का सिरा है हम उसको रिएक्टेंट की तरफ नहीं कर सकते, उसको कब करेंगे, प्रोडक्ट की तरफ करेंगे तीर के चिन्ह को। अगर आप मान लो इस तरह से लगाते हो तो इसका मतलब है कि रिएक्शन क्या है, दोनों तरफ हो सकती है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद में वापस प्रोडक्ट से क्या बन सकता है, रिएक्टेंट बन सकता है। तो जिन रिएक्शन में ऐसा होगा कि मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया और फिर वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन गया, उन्हीं में इस तरह का साइन लगाएंगे, वरना एक सिंगल साइन लगाएंगे, वो भी तीर का चिन्ह का जो सिरा है वो किसकी तरफ होगा, प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। एमजीओ रिएक्शन है, यानी रासायनिक समीकरण लिखते समय इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए कि एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ जो तत्व है उनकी संख्या जो है वो समान होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीजन 2 है पर यहाँ तो ऑक्सीजन एक ही है ना, तो इस तरह से इक्वल करना, इसको इसको इक्वल करना है। तो अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ और फिर यहाँ मान लो ट्वाइस MgO2 ऐसे कर दिया, अब कितना हो गया, ट्वाइस MgO। अब ये रिएक्शन क्या हो गई, ट्वाइस MgO2, अब ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस होगी। तो इस तरह से हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो यानी कुल मिला के जो रासायनिक समीकरण है उसके दोनों ओर जो द्रव्यमान है वो इक्वल होना चाहिए, तभी जो समीकरण है वो संतुलित रहेगा, यानी तब यानी क्या रहेगा, संतुलित रहेगा। यानी यहाँ जो है जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करने में कौन सा नियम लगता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है। और जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है, और जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो ये कहता है कि दोनों ओर, यानी दोनों ओर क्या होना चाहिए, द्रव्यमान इक्वल होना चाहिए, तभी समीकरण क्या होगा, तभी वह क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण कहलाएगा, अन्यथा वो संतुलित समीकरण नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असंतुलित समीकरण कहलाएगा। यानी एक चीज याद रख लो, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो द्रव्यमान है उसको न तो हम बना सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं। इसी के कारण द्रव्यमान क्या होना चाहिए, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। यानी अभिक्रिया में जो उत्पाद के तत्वों का जो कुल द्रव्यमान है, उत्पाद के तत्वों का जो कुल द्रव्यमान है वो अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। यानी उत्पाद के जो तत्वों का जो कुल द्रव्यमान है वो अभिकारक के जो तत्व हैं उनके कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इस बात को आप जो है वो अच्छे से ध्यान में रखो। ये जो है इस द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ से लिखा, द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, ए से। जेड किसको दर्शाता है, परमाणु क्रमांक को, और ए किसको दर्शाता है, द्रव्यमान को। पी मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, और ई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, साइन है, इसको ध्यान रखो। तो यहाँ द्रव्यमान की बात हो रही है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता और नहीं क्या किया जा सकता, नष्ट किया जा सकता। इसी के कारण दोनों तरफ द्रव्यमान क्या होना चाहिए, किसी केमिकल रिएक्शन में इक्वल होना चाहिए। यानी जो अभिकारक के जो कुल तत्वों का द्रव्यमान जो है वो उत्पाद के कुल तत्वों के द्रव्यमान के बराबर ही होना चाहिए, तभी वो समीकरण क्या होगा, संतुलित समीकरण होगा, अन्यथा वो समीकरण संतुलित
नहीं होगा। ठीक है, समझिए। ये रिएक्शन मैंने पहले बताई थी कि दानेदार जस्ता या जिंक की रिएक्शन किससे कराएंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाएंगे तो क्या बनेगा, ZnSO4 और किसका निर्माण होगा, H2 गैस का निर्माण होगा। ठीक है, अब ये देखो ये बैलेंस है क्या, इधर भी जिंक एक ही है ना, एक बार मिटा दूँ उसको, आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो ये रिएक्शन थी, जिंक की रिएक्शन किससे कराई थी, H2SO4 से कराई थी, तो क्या बना था, जिंक SO4 बना था और H2 बना था। जिंक इधर कितना है, एक है, और इधर भी कितना है, जिंक एक है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, इधर सल्फर कितना है, एक है, इधर भी सल्फर कितना है, एक है, इधर ऑक्सीजन कितने, चार, इधर भी ऑक्सीजन कितने, चार है। यानी ये रिएक्शन क्या है, संतुलित है। ये कौन सा समीकरण है, संतुलित समीकरण है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं। वो वाली रिएक्शन देखो, जैसे MgO2 आपने बनाया था, तो इधर क्या बना था, MgO2 बना था, यानी इधर भी मैग्नीशियम एक है, इधर ऑक्सीजन दो है, इधर भी मैग्नीशियम एक है, और इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, दो है। तो बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन। अब यहाँ मैं ट्वाइस लगा दूँ तो इधर कितने हो गए, मैग्नीशियम दो, लेकिन इधर तो एक ही है, और इधर कितना ऑक्सीजन दो, और इधर भी, इधर कितने हैं, चार है ना, तो ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस नहीं होगी। यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, ट्वाइस MgO2। अब कितने जाएंगे, इधर दो मैग्नीशियम हो जाएंगे, दो दूनी चार, यानी चार क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो होगी बैलेंस होगी। तो इस तरह से जो है वो द्रव्यमान संरक्षण नियम का लागू करना होता है रिएक्शन में। आई होप ये चीजें जो है वो आपको समझ में आ रही हो। आगे है FeS2। आगे क्या है, FeS2 है, Fe+H2 है, बन क्या रहा है, Fe3O4 बना दिया और H2 गैस बाहर निकाला। देखो इधर तो फेरस एक है, इधर फेरस तीन है, इधर हाइड्रोजन दो है, इधर हाइड्रोजन दो है, इधर ऑक्सीजन एक है, इधर ऑक्सीजन चार है। तो ये समीकरण क्या है, असंतुलित समीकरण, इसको संतुलित करो। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, तीन फेरस के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और उसकी रिएक्शन किससे करानी पड़ेगी, किससे करानी पड़ेगी, दो H2O से करवानी पड़ेगी। जब दो H2O से करवाएंगे तो अब क्या बन जाएगा, Fe3 बन जाएगा, और अभी दो ही हुए ना, यानी इधर इधर चार से होगी बेटा, कितने से होगी, चार से होगी, तो Fe3O4 हो जाएगा, और Fe3O4 हो गया, और हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाएंगे। अब जो है वो समीकरण क्या है, संतुलित है। संतुलित करने के लिए हमने ये संतुलित समीकरण है, ये जो है ये संतुलित समीकरण है, ठीक है।
इधर हमने देखा कि इधर रिएक्टेंट की तरफ क्या है और प्रोडक्ट की तरफ क्या है। उसके बाद ये जो है वो ये संतुलित समीकरण है, लेकिन ये संतुलित समीकरण नहीं है। अब देखो यहाँ क्या निकलेंगे, 4H2 बाहर निकलेंगे ना, 4H2 बाहर निकलेंगे। तो ये रिएक्शन इस तरह से बनेगी। को यहाँ कितने थे, अब यहाँ देख लो जाए, फेरस कितने हैं 3, फेरस कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितनी है 8, इधर हाइड्रोजन कितनी है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या हुई है, बैलेंस हुई है कंप्लीट। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप रिएक्शन बैलेंस करना, है ना। आई होप कि आप रिएक्शन बैलेंस करना समझ गए होंगे कि FeH2 अपन ने लिया और डायरेक्ट ये प्रोडक्ट बना दिया। अब हमने देखा कि ये तो बैलेंस है नहीं, इधर तो Fe1 है, इधर 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन है, इधर तो बैलेंस नहीं। तो हमने क्या करा, नीचे दूसरी रिएक्शन लिखी जिसमें 3 तो फेरस के मॉलिक्यूल लिए और 4 H2O के मॉलिक्यूल लिए, जिससे क्या बना Fe3O4 बना और 4 H2 के मॉलिक्यूल बाहर निकले। तो इस तरह से क्या हुआ, संतुलित समीकरण हुआ। ये जो रासायनिक समीकरण को अपन इस तरह से संतुलित कर रहे हैं, ये कौन सी विधि कहलाती है, हिट एंड ट्रायल विधि, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड। इस विधि को हम संतुलित, यानी रासायनिक समीकरणों को जो संतुलित करने की जो विधि क्या कहलाती है, हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाती है। तो ये छोटी छोटी जो बातों है उन्हीं का अपन को ध्यान रखना है कि अभिकारक की डेफिनेशन क्या है, उत्पाद की डेफिनेशन क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, कैसे रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। इन सारी चीजों को जो है वो अपन को ध्यान में होना चाहिए। अब देखो अगला टॉपिक है भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए, क्या इस समीकरण से हमें अभिकारक तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है। ठीक है, भौतिक अवस्था के बारे में देखो कैसे ज्ञान होगा, इस चीज को आप समझो एक बार। कपड़ा कहाँ होगा, इस चीज को समझो एक बार, ये चीज और समझ लो कि भौतिक परिवर्तन की जांच जो है वो हम कैसे करेंगे। ये तो क्या होगी, रासायनिक परिवर्तनों की जांच करनी ना, कि किस तरह से रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। अब अपन को किन की जांच करनी है, भौतिक यानी फिजिकल चेंजेज। कोई रिएक्शन जो है उसमें फिजिकल चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसकी जांच कैसे करें। वही रिएक्शन ले लो, 3Fe था और 4H2O था, क्या बना था, Fe3O4 बना था, 4H2 बना था। यहाँ देखो इस रिएक्शन में जो फेरस जो है, देखो 3 स्टेट होती है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। सॉलिड को एस से दर्शाएंगे, लिक्विड को एल से दर्शाएंगे, गैस को जी से दर्शाएंगे। तो यहाँ फेरस कौन सी अवस्था में, सॉलिड। वाटर हमेशा कौन सी उसमें होता है, लिक्विड। और यहाँ फेरस Fe3O4 भी किसमें है, और बाहर कौन सी गैस निकली है, हाइड्रोजन। यानी केमिकल चेंजेस तो हुए हैं ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई रिएक्शन में फिजिकल चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। यानी और इसके अलावा जो टेम्परेचर है, जो दाब यानी प्रेशर है, और जो उत्प्रेरक है यानी कैटालिस्ट जो है, इन सबको भी जो है वो रिएक्शन में दर्शाया जाता है। कैटालिस्ट क्या होते हैं, रिएक्शन की रेट को तेज कर देते हैं। टेम्परेचर यानी कितना तापमान था, 20 डिग्री था, 30 डिग्री था, दाब कितना था, 500 एटमॉस्फेयर था, 340 एटमॉस्फेयर था। इस तरह से इनको भी जो है एक रिएक्शन में डिनोट किया जाता है। आप धीरे धीरे सीखोगे। पहले तो आप ये सीखो कि फिजिकल चेंजेस कैसे देखा आपने। तो यहाँ तो सॉलिड लिक्विड से यहाँ सॉलिड गैस हो गए, तो यानी रिएक्शन में फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं। तो इस तरह से हम फिजिकल चेंजेस का पता लगाते हैं। ये और देखो एक बार टेम्परेचर वाला, जैसे एक एग्जांपल है आपके सामने, एक एग्जांपल है आपके सामने, ये है
CO2 है, इसकी रिएक्शन ट्वाइस H2 से करवाई। किससे कराई? CO की रिएक्शन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये भी गैस ये भी गैस, इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या बना? CH3OH, यानी मेथेनॉल बना लिक्विड। अब ध्यान से देखो, CO यानी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी C से डिनोट करते हैं किसको? कार्बन, और O से किसको डिनोट करते हैं? ऑक्सीजन को होते हैं। ये क्या है? पीरियोडिक जो टेबल होती है ना, आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, उसके तत्व है, पीरियोडिक टेबल के तत्व है कार्बन और ऑक्सीजन, उनसे मिलकर के क्या बनी है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है, जो कि कौन सी स्टेट में? गैस स्टेट में। और ये क्या है? हाइड्रोजन, ये भी कौन सी स्टेट में? गैस स्टेट में। अब यहाँ देखो, एक कार्बन था, एक ऑक्सीजन था, और हाइड्रोजन कितनी थी? 4 थी, जिसमें से 3 तो किसके साथ जुड़ गई? इसके साथ, कार्बन के साथ में, और एक जो बच गई हाइड्रोजन, वो किसके साथ जुड़ गई? H के साथ में। तो इस तरह से रिएक्शन हुई, क्या मिला अपन को? मेथेनॉल, CH3OH। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने कि भाई ये रिएक्शन जो है वो 340 एटमॉस्फेयर दाब पे हुई है, तो यहाँ अपन ने प्रेशर डिनोट कर दिया। तो अभी पहले अपन ने देखा था कि टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट को भी रिएक्शन में दर्शाया जाता है, तो यहाँ हमने किसको दर्शा दिया? दाब को दर्शा दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक रिएक्शन और देख लो। कि 6 CO2 है, 6 क्या है? CO2 के एक्वास फेज में, ये कौन सी है? एक्वास फेज है। यहाँ के से 12 H2 लिक्विड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यानी हरित लवक, क्या बना? C6H12O6 ग्लूकोज बन गया। कौन सी फेज में बना? एक्वास फेज में बना। और क्या बना? 6 O2 बाहर निकले, और क्या बाहर निकला? 6 H2O बाहर निकले। ये लिक्विड थी इनकी फेज, और इसकी फेज क्या थी? एक्वस फेज। 6 H2O और 12 H2O। ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बोलते हैं। इस रिएक्शन को करके पादप क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, यानी वो क्या करते हैं? CO2 और पानी की मदद से क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? C6H12O6, इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। तो पादप अपना भोजन क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये रिएक्शन कौन सी है? फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर ने दर्शाया ना सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, तो ये इस चीज का आप ध्यान रखो। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है वो इतना ही। इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे फिजिकल चेंजेस सीखे, केमिकल चेंजेस सीखे, रिएक्शन वगैरह सीखी, उसको बैलेंस करना सीखा, रिएक्शन को लिखना सीखा। ठीक है, काफी कुछ सीखा है। तो नेक्स्ट अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रासायनिक अभिक्रियाओं के टाइप, यानी प्रकार, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पे प्लीज़ आप नोट्स बना लीजिए अच्छे से, साथ साथ बुक पढ़िए। बुक पढ़ोगे तो अब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में।